नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। हम आप पहुंचे हैं इजिप्ट के शहर कायरो में और इन पिरामिड्स को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा हम कहां हैं। नाम बताना तो बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हम इजिप्ट में हैं और ये वो जगह है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। साल में करीब 15 अरब डॉलर से ज्यादा की इनकम यहाँ पर यात्रियों के जरिए, टूरिस्ट के जरिए होती है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। तो ये वो जगह है जो करीब 4600 साल पहले बनी थी। 20,000 लोगों ने मिलकर 20 साल में इन पिरामिड्स को बनाया था। ये कह सकते हैं कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट, सबसे पुराना रियल एस्टेट ये है। और हमारा शो है प्रॉपर्टी प्लस, तो आज हम प्रॉपर्टी प्लस में थोड़ी सी इजिप्ट की बात करेंगे, थोड़ी सी इजिप्ट की रियल एस्टेट की बात करेंगे और बात करेंगे नेटकॉन 2023 की, जो हो रहा है यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर शर्म अल शेख में। तो शर्म अल शेख भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले इजिप्ट की बात करते हैं। विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं भारत मिस्र के बीच संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। दरअसल इसका पता सम्राट अशोक के समय से लगाया जाता है। अशोक के अभिलेखों में टॉलेमी द्वितीय के तहत मिस्र के साथ संबंधों का उल्लेख है। आजादी के बाद अगस्त 1947 में राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंधों की स्थापना की संयुक्त रूप से घोषणा हुई। भारत और मिस्र में काफी कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। व्यापार की दृष्टि से साल 2022-23 में मिस्र के साथ भारत का व्यापार 6061 मिलियन डॉलर का रहा। इस व्यापार का 1/3 हिस्सा पेट्रोलियम से संबंधित है। 2022-23 में भारत मिस्र का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, जबकि मिस्र भारत का 38वां व्यापारिक भागीदार है। निवेश की नजर से देखें तो भारत ने मिस्र में 50 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, जिसकी कुल कीमत 3.15 अरब डॉलर है। तो वहीं मिस्र ने भारत में 37 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। रक्षा के मामले में भी दोनों देश एक दूसरे को सहयोग देते हैं। दोनों देशों की वायुसेनाओं ने 1960 के दशक से लड़ाकू विमानों के विकास पर सहयोग किया है। भारतीय पायलटों ने 1980 के दशक के मध्य तक मिस्र के पायलटों को प्रशिक्षित किया। 2022 में सैन्य अभ्यास में भाग लेने और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए दोनों देशों में समझौता हुआ। दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास जनवरी 2023 को जैसलमेर में संपन्न हुआ। रियल एस्टेट की नजर से देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के मौजूदा 18 अरब डॉलर से बढ़कर 2028 तक 30 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इस दौरान करीब 11% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर थे। पीएम मोदी को मिस्र ने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ। इसमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक और जनसंपर्क मुख्य घटक रहे। G20 सम्मेलन में मिस्र को अतिथि देश के रूप में नामित किया गया। यही कुछ कारण रहे कि इस बार भारत के रियल एस्टेट डेवलपर संगठन ने अपना सालाना कॉन्क्लेव नेटकॉन 2023 इजिप्ट में आयोजित किया। इस आयोजन में देश के रियल एस्टेट से जुड़े 1400 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हम मौजूद हैं मिस्र के शर्म अल शेख शहर में और यहाँ पर ये दिन आज खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्रेडाई नेटकॉन का 21वां सम्मेलन है और इस 21वें सम्मेलन में भारत से करीब 1400 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। इनमें डेवलपर्स हैं, सप्लाई चेन से जुड़े हुए लोग हैं, वित्तीय संस्थान है। यानी कहने का मतलब यह है कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो भी 200-250 इंडस्ट्री है, वो उनमें से ज्यादातर इंडस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के इस आयोजन में प्रयास ये हो रहा है कि रियल एस्टेट की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, रियल एस्टेट की जो संभावनाएं हैं उनको कैसे उनको भुनाया जाए। तो इन्हीं सब बातों पर करीब 10 से ज्यादा सेशन होंगे। उन सेशन में मंथन होगा,
तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत होगी कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी को, रियल एस्टेट को और बेहतर बनाने की कोशिश हो। एक डेटा भी दिया गया है इसी इवेंट में कि करीब अगले कुछ सालों 400 मिलियन की जो आबादी है वो शहरी आबादी होगी, यानी शहरों में बड़ी तेजी से माइग्रेशन हो रहा है, तो शहरों में रहने के लिए घर नहीं है। ऐसे में जो सस्ते घर बनेंगे तो लोगों को आसानी से घर मिल सकेंगे। 13,300 members and 1,500 members who are here. We look forward to having a great time. This kind of association with trade bodies grow leaps and bounds. India is the world's pharmacy to start business. So who would like to join me? Okay, I'll be glad to give you more outlook and outview about the business in Egypt. तो भारतीय रियल एस्टेट से जुड़े अगर हम अहम मुद्दों की बात करें तो जीएसटी है, एक बड़ा मुद्दा है। जीएसटी क्यों है? क्योंकि पहले 12 और 8% जीएसटी लगता था। इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ में डेवलपर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। 12% नॉर्मल हाउसिंग में 45 लाख से ऊपर के घरों में और 8% अफोर्डेबल हाउसिंग में। बाद में ये चीजें बदल गई, 5% नॉर्मल हाउसिंग में लगने लगा, 1% अफोर्डेबल हाउसिंग में लगने लगा। अब डेवलपर का कहना यह है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आईटीसी ना मिलने की वजह से मार्जिन श्रिंक हो रहा है, मार्जिन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इनका कहना यह है कि दोनों विकल्प रखे जाए, यानी जिसको मतलब हमेशा के लिए दोनों विकल्प बने रहें कि जिसको आईटीसी के साथ करना है, जिसको विदाउट आईटीसी करना है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि जीएसटी की जो दरें हैं उनमें बदलाव हो और ये संशोधन हो। दूसरा है मुद्दा अफोर्डेबल हाउसिंग का। अफोर्डेबल हाउसिंग का मुद्दा क्या है कि भाई देश में जो अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा है वो 45 लाख तक के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग की श्रेणी में रखा गया है। डेवलपर्स का मानना है कि 1000 स्क्वायर फीट के घर को अफोर्डेबल की श्रेणी में डाल दिया जाए। उसे होगा क्या कि मुंबई जैसे शहर में जब आप 45 लाख रुपए की बात करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। बहुत 1 BHK भी अगर आपको 45 लाख में मिल जाए मुंबई जैसे शहर में तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन छोटे शहरों में 45 लाख में एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो जो शहरों का डिफरेंस है, छोटे शहर में वो अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा कुछ और बन जाती है, बड़े शहरों में कुछ और बन जाती है। तो उनको कैसे बदला जाए, उनको बदलने का तरीका यही है कि साइज में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये सरकार से एक बड़ी मांग है। तीसरी बात अगर हम बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग और जीएसटी के बाद कार्बन न्यूट्रल रियल एस्टेट की, डेवलपर्स का फोकस पिछले नेटकॉन में भी, अबू धाबी में जब हम गए थे तब भी यही था कि हम इस तरह से अच्छे रियल एस्टेट को, क्लीन रियल एस्टेट को कार्बन फ्री बनाने की कोशिश करें। तो ये 3 अहम मुद्दे हैं। टेक्नोलॉजी को किस तरह से अडॉप्ट किया जाए, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने अपना पूरी तरह से जो स्वरूप है वो बदल दिया। अगर आप देखिए हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने बिजनेस को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन रियल एस्टेट में अभी भी टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन उतना ज्यादा नहीं है। तो अब रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक बेहतर रियल एस्टेट की तरफ बढ़े, ये और भी तमाम मुद्दे हैं। तो प्रॉपर्टी प्लस का इजिप्ट स्पेशल ये एपिसोड जारी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस सेशन में इजिप्ट के रियल एस्टेट में और क्या कुछ बेहतर होने वाला है और क्या कुछ बेहतर हो रहा है। उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और प्रॉपर्टी प्लस में इजिप्ट स्पेशल एपिसोड जारी है। इजिप्ट में हम हैं और बात कर रहे हैं इजिप्ट और भारत के रियल एस्टेट की, बिकॉज भारत का जो डेवलपर संगठन है ग्रिडाई, उसने इजिप्ट में नेटकॉन ऑर्गेनाइज किया है, एक महासम्मेलन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें देश के 1400 से ज्यादा डेवलपर आए हुए हैं। तो क्या सेशंस चल रहे हैं उस पर हमने बात की, क्या सेशन जो होने वाले हैं उन पर हम बात करेंगे, और क्या फ्यूचर हो सकता है रियल एस्टेट का उस पर हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बढ़ते हैं इस शो की ओर। नेटकॉन 2023, 10 से ज़्यादा सेशंस, 1400 से ज़्यादा डेवलपर और 4 दिन का पूरा प्रोग्राम। इसको महाप्रोग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि रियल एस्टेट का शायद सबसे बड़ा प्रोग्राम ये होता है हर साल
देश भर में जो रियल एस्टेट है भारत में, उसकी चुनौतियों पर, संभावनाओं पर बात होती है। लेकिन इन 4 दिनों में क्या कुछ निकल कर आएगा, उसके जिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं और वर्तमान प्रेसिडेंट भी हैं, दोनों से बात करेंगे, यानी मौजूदा स्थिति क्या है और फ्यूचर में क्या कुछ तैयारियां हैं रियल एस्टेट को और बेहतर बनाने के लिए। Thank you. पहला सवाल बमन सर आपसे यही होगा कि इस बार की जो थीम है उसमें भी काफ़ी कुछ मिला जुला पिछले साल की तरफ ही है। हम कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं। पिछले साल से अब तक में अपडेट क्या है, क्या हम अचीव कर पाए? थैंक यू दीपक जी। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल की थीम जो है हमारे नेटकॉन की, तो वो है लेट हिस्ट्री बिल्ड द फ्यूचर। यानी आपके गए हुए कल्चर या दिन के सहारे से आप एक नया सिटी, एक नया ये बनाइए। इस साल का हमने जो लार्जेस्ट एवर कॉन्फ्रेंस किया है वो 1400 लोग आए हमारे 1400 मेंबर आउट ऑफ द 13,300 प्लस मेंबर्स जो हमारे हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 10% हमारे जो मेंबर्स आए हैं यहाँ पे। आपने एक और ऑब्जर्व किया होगा, ये बार बहुत सारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के मेंबर्स हमारे आए हैं। और इसकी एक और रीज़न ये भी है कि हमने इस साल टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के बारे में एक रिपोर्ट रिलीज़ की है कुशमन और वेकफील्ड के साथ। और उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि जैसे हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने, हमारे जो मंत्री हैं हाउसिंग के, उन्होंने बताया था कि 600 मिलियन पीपल जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन के हैं वो मेट्रो या अर्बन एरियाज में रहना शुरू कर देंगे बाय 2030। और इसका ये मतलब नहीं है कि ओनली द सिटीज़ विच आर देयर राइट नाउ वही बढ़ेगी, लेकिन ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के पॉपुलेशंस भी बढ़ेंगे। तो एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और आपने जो कहा कि लास्ट ईयर भी हमने सेम पॉइंट्स उठाए थे, तो जब मैं ऑलवेज कहता हूँ रियल एस्टेट एक लंबा साइकिल होता है, एक लंबी ये होती है जिसमें आप जो आज शुरू करते हो उसको करते करते 3 या 4 साल लग ही जाते हैं। ये और बात है कि हमने एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की आज सेशन ली जिसमें हमें बताया गया कि शेखर भाई ने 21 माले की बिल्डिंग 6 महीने में बना दी। शेखर भाई 8 महीने में बना दी, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं और ये बिल्डिंग करीबन 100 साल तक वो इमारत खड़ी रहेगी। फिर हमने एक सेशन की जहाँ पे हमने एआई के बारे में बात की। एआई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस साल को, क्योंकि हमारा ये मानना है टेक्नोलॉजी एंड एआई आर गोइंग टू बी ड्राइविंग द फ्यूचर, जिसको कहते हैं रेंटल मॉडल किस तरह से काम में आता है, उसके बारे में एक सेशन की गई। तो ओवरऑल अ वेरी प्रोडक्टिव, एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज्ड, और हमारे जितने मेंबर्स हैं वो इजिप्ट की हॉस्पिटैलिटी के अदर देन इजिप्शियन हॉस्पिटैलिटी बहुत सारा वेल्थ ऑफ नॉलेज ले जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि इवन दो वी कंटिन्यूड व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, उसमें हमने काफ़ी बढ़ोतरी की है, और बढ़ोतरी के बारे में हमने हमारे मेंबर्सों को बताया है। पिछले साल से अब तक कितना अचीव कर पाए हैं? आपको लास्ट ईयर मैंने बताया था कि जब इंडिया हैज़ डिसाइडेड, भारत देश ने जब डिसाइड किया है कि हमें कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 में लेनी है, तो हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने हर्षवर्धन पटोडिया जी ने कहा था कि अगर हम देश में ये अगर 2070 में अचीव करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट ने ये काम 2050 के अंदर करनी चाहिए, और हमने काफ़ी वहाँ से प्रोग्रेस किया है। लास्ट ईयर हमने आपको एक और बताया था कि प्रॉपटेक रिलेटेड एक फंड तैयार की जाएगी जहाँ पे हम सारे डेवलपर्स जो हैं वी विल बी कंट्रीब्यूटर्स टू द फंड। एट द सेम टाइम हम वो फंड्स को गाइड कर सकते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो सकती है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, और उससे हमारे मेंबर्स को किस तरह से बढ़ोतरी या बेटरमेंट मिल सकती है। तो एक तरह से आप कहिए कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनेगी ये प्रॉपटेक के लिए, और उसका जिस तरह से यूटिलाइजेशन होगा, वी आर द मार्केट एंड वी आर ऑल्सो द क्रिएटर्स, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। ये और बात है कि हमने अभी तक वो फंड को पूरा क्लोज नहीं किया है, बट इसमें जो प्रोसेस है वो चालू की गई है, और हम I would say 6 PropTechs are being incubated across various developers आज की तारीख में, which will all be taken into this fund. जीएसटी की हम बात कर रहे हैं शेखर जी, जीएसटी को लेकर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं कि पहले आईटीसी मिलता था, अब आईटीसी नहीं मिलता है। अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा की बात है कि 45 लाख से नीचे तक के घर हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, लेकिन ऊपर के नहीं है। मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो इन चुनौतियों पर सरकार के साथ आपके क्या संवाद हो रहे हैं, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं?
हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे 5-6 साल से कि भाई इसमें जीएसटी में ये सुधार आना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन की बात है तो वो भी हम 2017 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन 90 मीटर की होनी चाहिए। तो ये तो सब इनहेरेंट चीज़ें हैं जो होती रहती है, इंडस्ट्री का एक कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन हमारा चालू है और अब हम स्ट्रांगली करते रहेंगे रिप्रेजेंटेशन जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक। ठीक बात है। कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि रियल एस्टेट शायद रिकॉर्ड तोड़ रहा है और 10-10 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उसके बावजूद भी एक मांग जो हमेशा से रियल एस्टेट डेवलपर्स की रही है, इंडस्ट्री की रही है कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। शायद अगर वो इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो वो जो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनका हम जिक्र करते हैं वो अपने आप खत्म हो सकती हैं। आज सवेरे एक सेशन किया गया जो शर्विल पटेल और जिनल मेहता के साथ था और मैंने ये कहा कि रेगुलेशन बहुत शायद हमारी बिजनेस ओवर रेगुलेटेड है। मेरा ये सवाल काफ़ी पर्टिनेंट था क्योंकि उन दोनों की इंडस्ट्री भी काफ़ी ओवर रेगुलेटेड है, लेकिन ये रेगुलेशंस उनके हिसाब से एक तरह से मान्य की जानी चाहिए और फिर गवर्नमेंट के साथ ऑन अ कांस्टेंट बेसिस इंटरेक्शन किया जाना। कम्युनिकेशन वाज द वर्ड उन्होंने जो यूज़ किया कि हम कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ और फिर जो रेगुलेशन इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द पीपल बस उसे चेंज करने की बात करते हैं। इंडस्ट्री हैज़ टू अडॉप्ट टू वॉट एवर इज़ गुड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट की जितनी प्रिय चीज़ें हैं जैसे CSR के थ्रू स्किलिंग डेवलपमेंट करना, लोगों को सस्ते दामों पर घर अफोर्डेबिलिटी कराना, ये सारी चीज़ों पे हम कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स। मेरा ये मानना है कि ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस हम इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स अगर करते रहेंगे तो गवर्नमेंट बाय इटसेल्फ will open its eyes and see कि what is right for the people, what is right for the economy. अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ भी कहिए आप, लेकिन थोड़ा सा डल देखने को मिला है। ठीक है, जो सेल हम देख रहे हैं बहुत अच्छी सेल है, वो 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए के घरों की दिख रही हैं, लेकिन 40 लाख के नीचे के घर नहीं बिक रहे हैं। अब बात हो रही है उससे भी नीचे की। तो कैसे ये मिसमैच क्यों है, कैसे इसको पूरा करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? टैक्सेशन जो है वो सिंपल होना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग का आप इश्यू समझो, जीएसटी में क्या हो गया कि जब 12% जीएसटी था और उनको इनपुट क्रेडिट मिलती थी, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में बाहर की सिटी के बाहर बनते हैं तो वहाँ लैंड प्राइस जो होती है वो लैंड प्राइस पूरे प्रोजेक्ट में लैंड प्राइस 20% होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 50% से ज़्यादा होती है, तो कहीं पर 60% भी होती है। तो 60% के हिसाब से आप देखो और 20% उसमें ओवरऑल एवरेज हम जीएसटी भरते हैं कंस्ट्रक्शन पे, तो 60 पे 20% जीएसटी भरते हैं तो 12% तो ऑलरेडी हम भरते हैं जो हमको इनपुट क्रेडिट मिलता था अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो 12% जीएसटी चार्ज करते थे, 12% के सामने इनपुट क्रेडिट मिलता था। वो इनपुट क्रेडिट निकल गया और उसके ऊपर से टैक्स आया। तो जीएसटी में अफोर्डेबल हाउसिंग में ये नई डेफिनेशन में ये इश्यू आ रहा है, वो हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये आप बॉम्बे या दिल्ली, वो 1-2 शहर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का पॉपुलेशन बॉम्बे दिल्ली का 5% से भी कम है। तो आप बॉम्बे दिल्ली को पकड़ के सब कायदे मत बनाओ, पूरे हिंदुस्तान को देखो। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग सिटी है, छोटे शहर है या छोटे गांव है, तो अलग जगह पे अलग प्राइसिंग होता है। तो रेंटल हाउसिंग की एक तरफ हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, दूसरी तरफ डेवलपर्स का इंटरेस्ट रेंटल हाउसिंग में दिखता नहीं है, या शायद कोई और वजह है, क्योंकि ARHCs का फ्लॉप होना वो अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। ऐसा नहीं है कि 40 लाख रुपए के घर नहीं बिक रहे हैं, वो 40 लाख रुपए के घर जो थे वो बिक रहे हैं और बिकते जा रहे हैं। ये और बात है कि उन्हें ज़्यादा बर्डन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप अगर लेते हो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू वैल्यू ऑफ द अपार्टमेंट, जैसे शेखर जी ने बताया, तो अगर करीबन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ योर होम अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और उसके ऊपर आप 18% जीएसटी भर रहे हो, उसके आगे आप 1% जीएसटी भर रहे हो, उसके आगे आप 5% स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हो, तो उस पर टैक्सेशन काफ़ी भारी हो गया है। और हम क्रेडाई के हर डॉक्यूमेंट जब हम सबमिट करते हैं हम ये कहते हैं कि आपकी टैक्सेशन पॉलिसी इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि ये छोटे घरों पे टैक्स भी कम लगे, क्योंकि गवर्नमेंट की इच्छा है कि हर किसी को एक अच्छा घर मिले। और रही बात आपके रेंटल हाउसिंग की, मैं आपको बता दूं, रेंटल हाउसिंग इज़ अ रियलिटी, इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। एंड अगेन दिस विल बी बेसिस टैक्स स्ट्रक्चर। आप देखिए घरों की सबसे ज़्यादा
बिक्री या गाड़ियों की बिक्री या कोई भी एक्सपेंस, आप आज मोबाइल फ़ोन ले लो तो उसमें भी आप एक स्कीम देते हो लोगों को कि भाई आप हर महीने 4,000 रुपये 3,000 रुपये भरो, विच दे मेक इट कन्वीनियंट फॉर पीपल टू बाय। लाइकवाइज दे हैव टू मेक इट, जिसे कहते हैं मेक इट कन्वीनियंट, कि लोग रेंटल हाउसिंग कर सकें। अभी यू डू अंडरस्टैंड कि आपके पास अगर एक सेकंड होम हो और आप उसे रेंट करना चाहते हो तो आपके मन में भी एक घबराहट आती है, बिकॉज रूल्स आर स्टिल नॉट क्लियर कि आप लोगों को एक बार वो आपके घर में आएंगे, इज देयर अ क्लियर रूल कि इतने टाइम के बाद रेंट नहीं भरेगा तो निकाला जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड आउट देयर, बट आई थिंक दैट्स अ सेकेंडरी स्टेप। वी विल स्टिल वर्क फॉर होम्स फॉर ऑल, और सबको घर लेने की एक इच्छा होती है, एंड विल ट्राई एंड फुलफिल दैट। रियल एस्टेट का अभी जीडीपी में शेयर 7 to 8%, यानी उसके बीच में कहीं पर है, 7.5 से 7.25% के बीच में। पर हम जो है 250 इंडस्ट्री के लार्जेस्ट कंज्यूमर है। वो जीडीपी में बैंकिंग का जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें से 20% इज रियल एस्टेट। आई एम पुटिंग हाउसिंग फाइनेंस एंड रियल एस्टेट फंडिंग टुगेदर। तो जो उसका रिटेल फंडिंग है और डेवलपर फंडिंग है वो कुछ 20% के आसपास में है। तो आप उसका जीडीपी में समझो कि 30% शेयर है, उसमें से 20% का शेयर अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का है तो 6% वहाँ पर हम इफेक्ट करते हैं जीडीपी को। तो ये सब नंबर आप इकट्ठा करो तो ऑलमोस्ट 45 to 50% जीडीपी को रियल एस्टेट कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो जब आप 20 साल 30 साल पुराने कुछ भी हिस्ट्री आप रिकॉर्ड में जाओगे तो जब जब रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म करता है तब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अच्छा आता है। इसका कारण ये है कि रियल एस्टेट डायरेक्टली भले 7-8% इफेक्ट करता है, पर इनडायरेक्टली 50% ऑफ जीडीपी पे इफेक्ट करता है। तो भारत और इजिप्ट की जो संस्कृति है वो काफी कुछ मिलती जुलती है, भाषा काफी कुछ मिलती जुलती है, खान पान काफी कुछ मिलता जुलता है। शायद यही कारण रहे होंगे कि इस बार क्रेडाई नेटकॉन इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हुआ है। इन 4 दिनों में जो डेवलपर्स थे, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने तमाम सेशन अटेंड किए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर 10 सेशन हुए, 1400 से ज्यादा डेवलपर यहाँ मौजूद थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 4 दिनों में जो यहाँ से सीखा गया सेशंस के जरिए, जो रियल एस्टेट की चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, जो संभावनाएं हैं उनको कैसे ग्रैब किया जाए, इस पर मजबूती के साथ प्रयास हो, और प्रयास ऐसा हो कि जो भारतीय कंज्यूमर है, जो होम बायर है, उसको इसका लाभ मिले। क्योंकि जाहिर तौर पर रियल एस्टेट बढ़ेगा तभी जब कंज्यूमर वहां पर इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अभी भी अगर हम, जो सच्चाई है कि कंज्यूमर रियल एस्टेट को, डेवलपर को बहुत पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। तो पॉजिटिव कैसे लें, इस पर काम होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। तो ये सेशन तभी सफल होगा जब होम बायर का इंटरेस्ट, होम बायर का जो मन है वो रियल एस्टेट के लिए, डेवलपर के लिए बेहतर तरीके से पॉजिटिव रहेगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।